नमस्कार। आज हम काव्य दोष की चर्चा करेंगे। दोष शब्द दुष धातु से बना है, जिसका अर्थ है त्रुटि, भूल, हानि या रोग। जिन तत्वों से काव्य रस के आस्वादन में बाधा पहुंचती हैं और जो काव्य के रस की हानि करते हैं, काव्य दोष कहलाते हैं। संस्कृत के ग्रंथों में इनके कुछ परिभाषाएं इस प्रकार दी गई है, जिनमें से दो परिभाषाएं मैं मुख्य रूप से उद्धृत करूंगी। साहित्य दर्पणकार के अनुसार रसापकर्षकः दोषः, रस अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाले तत्व जो हैं वो दोष हैं। काव्य प्रकाशकार के अनुसार दूसरी परिभाषा यहाँ दूंगी। मुख्यार्थ हतिर दोषः, काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि ही दोष है। हिंदी के आचार्य श्रीपति ने काव्य दोष की परिभाषा इस प्रकार दी है। जो पदार्थ के दोष ते आछे कवित नसाई, दूषण तोषो कहते हैं श्रीपति पंडित राय। इन तीनों का अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सहज रूप में काव्य का आस्वादन करने में, उसका समझने में जो हानि या जो तत्व बाधा पहुंचाते हैं, वो तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य दोषों के भेद। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में उन्होंने 10 काव्य दोषों की चर्चा की है। आचार्य दंडी ने भी भरत मुनि द्वारा विवेचित 10 काव्य दोषों की ही विवेचना आगे चलकर की है। अग्नि पुराण में केवल 3 दोष और भामह ने 13 काव्य दोष गिनाए हैं। आचार्य चिंतामणि ने शब्द, अर्थ व रस 3 ही प्रकार के दोष माने हैं। आचार्य कुलपति ने भी 3 ही प्रकार के दोष माने हैं। आचार्य भिखारी दास ने अपने ग्रंथ काव्य निर्णय में दोषों के 4 भेद किए हैं। मुख्य रूप से काव्य के 3 भेद माने जाते हैं: शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष। पहला है शब्द दोष। इसको पद दोष भी कहते हैं। वह दोष जो किसी शब्द में हो, वह शब्द दोष कहलाता है। और इस शब्द को में अगर थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो वो दोष ठीक हो सकता है। इसका उदाहरण है क्षण भर रहा उजाला में। हम देखते हैं कि यहाँ क्षण भर रहा उजाला में, तो इसमें उजाला शब्द में दोष है। उजाला की जगह यहाँ पर उजाले में होता तो काव्य दोष नहीं रहता। दूसरा है वाक्य दोष। जो दोष वाक्य के अनेक शब्दों या वाक्य रचना में होता है, वह वाक्य दोष कहलाता है। इसका उदाहरण बताऊं मैं। मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। इसमें पहला है मंदिर अर्ध। इसका तात्पर्य पक्ष या 15 दिन का समय पखवाड़ा। हरि आहार, हरि अर्थात जो शेर का आहार मांस। तो यहाँ मंदिर अर्थ से तात्पर्य पक्ष पखवाड़े से और हरि आहार से तात्पर्य मांस अर्थात महीने से है। तो ये अर्थ जो है इसका सहज समझ में नहीं आता और एक से अधिक स्थानों पर शब्दों में दोष होने के कारण ये वाक्य दोष है। तीसरा है अर्थ दोष। जो दोष अर्थ से संबंधित रहता है वह अर्थ दोष कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए आप। दृश्य बड़ा था चारु, मंजू सुंदर मनमोहन। यहाँ पर इन पंक्तियों में जो चारु, मंजू, सुंदर, मनमोहन, इन सारे शब्दों का अर्थ सुंदरता से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो चारु का अर्थ भी सुंदर, मंजू का भी सुंदर, सुंदर का भी सुंदर, मनमोहन यानी मन को मोहित करने वाला वो भी सुंदर।
एक ही अर्थ को ध्वनित करने वाले एकाधिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसमें अर्थ दोष है। अब हम आगे जो प्रमुख काव्य दोष हैं उनका अध्ययन करेंगे इनके अतिरिक्त। पहला काव्य दोष है च्युत संस्कृति दोष। व्याकरण विरुद्ध पद, पदांशों या वाक्यांशों का प्रयोग करना च्युत संस्कृति दोष कहलाता है, कि जो व्याकरण के नियमानुकूल जो नहीं होता, व्याकरण के नियमानुसार जिन पदों का, पदांशों का या वाक्यों का उचित तरीके से काव्य में प्रयोग नहीं होता, वह च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। इसका उदाहरण है राजे विराजे मखभूमि में थे। तो यहाँ पर राजे शब्द, राजा के स्थान पर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जो व्याकरण सम्मत नहीं है, इसलिए इसमें च्युत संस्कृति दोष है। दूसरा है श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति शब्द का प्रयोग कानों के लिए होता है, तो जो शब्द हमारे कानों को प्रिय नहीं लगते, कर्णकटु लगते हैं और उद्वेगजनक होते हैं, उनका प्रयोग जब काव्य में होता है तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। इसका है जब कानों को उद्वेगजनक परुष वर्णों वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग जब काव्य में होता है तो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। उदाहरण देखिए, कब की इकटक डटी रही, टटिया अंगुरीन टारी। यहाँ पर प्रतीक्षा रत्नायिका का चित्रण है, लेकिन जो ट वर्ण के वर्ग के वर्णों का अधिक प्रयोग है और जो टटिया शब्द है वह कानों को प्रिय नहीं लग रहा, कर्णकटु लग रहा है, इसलिए इसमें श्रुति कटुत्व दोष है। तीसरा है अप्रतित्व दोष। जब ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ किसी शास्त्र विशेष में ही प्रयुक्त होता है, उसे अप्रतित्व दोष कहते हैं। उदाहरण देखिए, हिय तल बसी दुख देत हैं ये तेरे अनुभव। यहाँ पर इस पंक्ति में जो अनुभाव शब्द का प्रयोग हुआ है, तो अलंकार शास्त्र में अनुभाव शब्द आशय का अर्थ जो है वो है चेष्टाएं, तो सहज ही ये शब्द इसमें स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पर अप्रतित्व दोष है। चौथा दोष है क्लिष्टत्व दोष। जहाँ प्रयुक्त शब्द का अर्थ ज्ञान बड़ी कठिनाई से होता है, वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। इसका उदाहरण देखिए, मंदिर अरथ अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात। इसमें मंदिर अरध और हरि आहार का तात्पर्य क्रमशः, मंदिर अर्थ का तो तात्पर्य मंदिर का आधा अर्थात एक पक्ष, पार्श्व अर्थात 15 दिन, और जो हरि आहार है, हरि आहार का तात्पर्य है सिंह का आहार, शेर का आहार अर्थात मांस, अर्थात मांस के अर्थ में इसका सहजी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। दोनों अर्थों को 15 दिन, पखवाड़े और महीने के अर्थ को, मास को सहज ही यहाँ पर पाठक या श्रोता नहीं समझ पाता, इसलिए इसमें क्लिष्टत्व दोष है। पांचवा दोष है ग्राम्यत्व दोष। जब काव्य में शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक ग्रामीण शब्दों के प्रयोग होता है, तो वहां पर ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे कि मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण कवि के द्वारा किया जा रहा है, और मूंड शब्द, उनके सिर के, मस्तक के स्थान पर मूंड शब्द का प्रयोग जो है वह इस पंक्ति के अर्थ को, इसके सौंदर्य को प्रकट करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसमें ग्राम्यत्व दोष है, क्योंकि मूंड शब्द का प्रयोग ग्रामीण जनभाषा में अधिक होता है। छठा है अश्लीलत्व दोष। जब काव्य में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए
जो लज्जा, व्रीड़ा या जुगुप्सा या अमंगल का व्यंजक हो तो वहां पर अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद। यहाँ पर पाद शब्द का अर्थ जो है वह थोड़ा जुगुप्सा जगा रहा है, काव्य के अनुकूल, इस पंक्ति के अनुकूल जान नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अश्लीलत्व दोष है। 7वां बिंदु है न्यून पदत्व दोष। जब किसी वाक्य में उसके अर्थ का ज्ञान करने के लिए आवश्यक होने पर भी किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, वहां पर न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे जंग छपा कदली हुई बारी। यहाँ पर जंघा के सौंदर्य की तुलना कदली अर्थात केले से की गई है, लेकिन सामान्य शब्द का इसमें प्रयोग होना चाहिए था, जिसका प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, इसलिए इसमें न्यून पदत्व दोष है। अगला है अधिक पदत्व दोष। जब वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां अधिक पदत्व दोष होता है, जबकि उस शब्द की आवश्यकता ही नहीं रहती। देखिए इसका उदाहरण, मन मेरा स्फटिकाकृति निर्मल रहे सदा गुरुदेव। शिष्य अपने गुरु से एक याचना कर रहा है, आशीर्वाद मांग रहा है कि हे गुरुदेव आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन जो है वो स्फटिक की जो आकृति है उसके समान निर्मल रहे। तो स्फटिक तो स्वयं ही निर्मल होता है, इसमें निर्मल शब्द के दोबारा आवृत्ति करने की, दोबारा प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो निर्मल शब्द का अनावश्यक प्रयोग होने के कारण यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है। 9वां है अक्रमत्व दोष। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य की रचना की दृष्टि से अनुचित होता है, वाक्य रचना की दृष्टि से उचित नहीं होता है, वहां अक्रमत्व दोष होता है। इसका एक उदाहरण देखिए, अमानुषी भूमि अबानरी करो। कि अमानुषी अर्थात मनुष्य से रहित भूमि को मैं अबानरी वानरों से रहित कर दूंगा, जबकि एक कहना कवि का आशय कुछ और है, यहाँ पढ़ने पर अर्थ कुछ और प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें अक्रमत्व दोष है। अगला है दुष्क्रमत्व दोष। जब क्रम शास्त्र अथवा लोक की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो तो दुष्क्रमत्व दोष होता है। इसका एक उदाहरण देखिए, मारुत नंदन मारुत को, मन को, खगराज को बेग लजायो। इसमें हनुमान की जो गति है उस गति को दर्शाने के लिए कवि कहते हैं कि पवन पुत्र हनुमान ने पवन के वेग को, मन के वेग को, पक्षीराज के वेग को लज्जित कर दिया। तो जब मारुत यानी हवा से और पक्षी से अधिक मन की गति है, जब मन का ही आपने प्रयोग कर दिया तो बाद में खगराज के वेग को लज्जित करने के प्रयोग किया है, खगराज को वेग लजायो, इसकी आवश्यकता नहीं थी, खगराज को बताने की आवश्यकता नहीं थी। अनुचित प्रयोग इसमें होने के कारण दुष्क्रमत्व दोष है। 11वां दोष है पुनरुक्त दोष। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो, जब एक ही बात जो है, एक बात जो पाठक तक या श्रोता तक पहुंचानी है, उस बात को एक ही शब्द का फिर दूसरे शब्दों में प्रयोग करके कहा जाए तो वहां पर पुनरुक्त दोष होता है। पुनः उक्त यानी दोबारा से कोई उक्ति कही गई हो। तो इसका देखिए, दृश्य बड़ा था रम्य मंजू सुंदर मनमोहन। तो यहाँ पर रम्य, मंजू, सुंदर, मनमोहन, इन चारों शब्दों का अर्थ जो है वो सुंदरता के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इन शब्दों की रम्य, मंजू, सुंदर, मनमोहन शब्दों की आवृत्ति हो रही है, पुनरुक्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है। ठीक।